नमस्कार, जीबीसी न्यूज के खास कार्यक्रम राजपथ में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्ण कुमार दुबे। राजपथ में हम करेंगे उन खबरों की समीक्षा जिनसे है आपका सीधा सरोकार, और बात करेंगे उन मुद्दों की जो आज दिन भर रही सुर्खियों में। राजपथ पर सबसे पहले बात करते हैं गुजरात दौरे पर कच्छ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं और दौरे में सबसे पहले पीएम कच्छ के कांदला पहुंचे थे। कांदला पहुंचे प्रधानमंत्री ने कहा कि कच्छ के लोग बिना पानी जिंदगी गुजारते रहे हैं और पानी का क्या महत्व होता है ये कच्छ के लोग अच्छी तरह जानते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सागर से लेकर रेगिस्तान और पहाड़ से लेकर गौरवपूर्ण इतिहास, कच्छ के पास सब कुछ है। कांदला को लघु भारत बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कच्छ में देश का आर्थिक इंजन बनने की ताकत है। कांदला पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ग्लोबल कंपटीशन में बाजी मारने के लिए बेहतरीन बंदरगाहों का होना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांदला दुनिया के वित्तीय बाजार में अंगद की तरह पैर जमाएगा। प्रधानमंत्री ने यहाँ कच्छ के भचाऊ नर्मदा ब्रांच के पंपिंग स्टेशन का लोकार्पण भी किया। आपको बताते हैं कि पिछले 10 महीने में ये 11वां मौका होगा जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य गुजरात पहुंचे हैं। इस दौरान वो अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की जनरल मीटिंग में भी हिस्सा लेंगे और दूसरे प्रोजेक्ट्स का भी शुभारंभ करेंगे। दौरे की जानकारी प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट करके दी थी। रविवार को ट्वीट करके प्रधानमंत्री ने कहा कि वो सोमवार से 2 दिन के गुजरात दौरे की शुरुआत कर रहे हैं। एक और ट्वीट में मोदी ने कहा कि कच्छ कि मेरे दिल में खास जगह है, ये बहुत शानदार है और असाधारण क्षमता वाले लोगों की जगह है। 2001 में आए भूकंप भयानक आया तो उसकी तबाही झेलने वाला कच्छ आज देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों में से एक है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे का विरोध भी हो रहा है। प्रधानमंत्री के दौरे से एक दिन पहले ही विरोध के तौर पर पटेल आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल ने अपने 50 साथियों के साथ सिर मुंडाया। हार्दिक की पाटीदार अमानत आंदोलन समिति ने न्याय यात्रा भी शुरू की। पाटीदार आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ता गुजरात सरकार के विरोध में और पाटीदार रिजर्वेशन लागू करने की मांग को लेकर ये यात्रा निकाल रहे हैं। बीते 10 महीने में प्रधानमंत्री मोदी का ये 11वां गुजरात दौरा है। दरअसल राज्य में इसी साल चुनाव होने हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री के गुजरात दौरों को पार्टी की चुनावी तैयारियों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। गुजरात में तकरीबन 2 दशकों से राज कर रही बीजेपी और राज्य में उसके सबसे सफल मुख्यमंत्री रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राज्य में विधानसभा चुनाव इम्तिहान जैसे होंगे। नरेंद्र मोदी की गैर मौजूदगी में इस बार पार्टी के लिए राह आसान नहीं मानी जा रही है। दरअसल गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी के न होने से बीजेपी कुछ असहज महसूस भी कर रही है और मोदी के इन दौरों को इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। कुछ खास मुद्दों की बात करते हैं जिसमें कि सबसे बड़ा मुद्दा है कि मोदी जैसे करिश्माई नेतृत्व का अभाव देखने को मिलेगा इस गुजरात विधानसभा चुनाव में। 2017 के आखिर में जब बीजेपी चुनाव मैदान में उतरेगी तो उसे सबसे ज़्यादा कमी पिछले 1.5 दशक से अपने सेनापति रहे नरेंद्र मोदी की ही खलेगी। प्रधानमंत्री मोदी के बाद अमित शाह के भी दिल्ली में आ जाने से गुजरात बीजेपी के पास ऐसा कोई करिश्माई चेहरा नहीं है जो पार्टी और सरकार को उसी रुतबे के साथ आगे ले जा सके। इस बीच पाटीदारों के उग्र तेवर भी सामने आए हैं। गुजरात में हार्दिक पटेल की अगुवाई में आरक्षण को लेकर पाटीदारों ने जोरदार प्रदर्शन किया था। 2015 में हुए इस आंदोलन से आनंदीबेन पटेल की सरकार भी हिल गई थी। गौरतलब है कि राज्य में पटेलों की आज़ादी तकरीबन 20% है। माफ़ कीजिएगा, आज़ादी नहीं, आबादी तकरीबन 20% है। इतने बड़े वर्ग की नाराज़गी ने बीजेपी के लिए खतरा सामने आना लग गया है। खतरा महसूस कर रही है बीजेपी। दलितों का आंदोलन भी एक समस्या है बीजेपी के लिए। पटेलों के आरक्षण आंदोलन के बाद ऊना में दलितों के साथ गौरक्षकों की मारपीट की घटना के बाद भड़के दलितों के गुस्से ने भी सरकार को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस घटना के विरोध में गुजरात के दलितों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। ये प्रदर्शन भी खासकर उस वक्त हुए थे जबकि बीजेपी और आरएसएस देश भर में दलितों को खुद से जोड़ने की कोशिशों में जुटे थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
कच्छ के दौरे पर हैं। कांदला में उन्होंने साफ तौर से कहा कि कच्छ एक ऐसी जगह है जो भयानक भूकंप होने के बाद भी बहुत तेजी से विकसित हुआ है और आज कच्छ की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय जगत में हो रही है। तो कांदला पहुंचे 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री ने ये साफ कहा कि कच्छ के लोगों के लिए, कांदला के लोगों के लिए जो भी विकास की बात हो सकेगी वो सरकार करेगी, वो मदद करेगी। आप देख सकते हैं कि कच्छ में जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो उन्होंने एक रोड शो भी किया चलते चलते थोड़ा सा। उसमें जनता ने कितना हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किया, किस प्रकार से हौसला अफजाई की। आप देख सकते हैं गाड़ी के दरवाजे पे खड़े होकर के प्रधानमंत्री ने सबका अभिवादन किया, सबका अभिनंदन किया। ये कंडला पोर्ट है, उसको दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कंडला विधिवत रूप से उसकी प्रक्रिया करें, निर्णय करें और दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कंडला के रूप में, क्योंकि गरीबों के लिए काम कर रहा है। दीनदयाल वो गरीबों के पहचान का शब्द है हमारे देश में। जो दीनदयालु है वो भाव अगर हमारे सामने रहेगा तो हम निरंतर समाज के दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, वंचित उनकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए काम कर सकते हैं। राजपथ में हमने बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कांदला कच्छ दौरे की। अब राजपथ में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कपिल मिश्रा के आरोपों पर केजरीवाल के जवाब की। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सरकार में पूर्व मंत्री और बागी नेता कपिल मिश्रा के आरोपों पर पहली बार सफाई पेश की है। केजरीवाल ने कहा है कि उन पर लगे आरोपों में जरा भी सच्चाई होती तो वो जेल में होती। पार्टी में बगावत के बाद उठे सियासी तूफान के बीच रविवार को आम आदमी पार्टी की पंजाबी बाग में हुई बैठक, जिसमें कहा गया कि इस बैठक में पार्टी के नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्षों के अलावा पार्टी के आले नेता भी शरीक हुए। हालांकि इस बैठक में कुमार विश्वास ने हिस्सा नहीं लिया। बैठक में बोलते हुए केजरीवाल ने कहा कि उन पर सबसे ज्यादा हमले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो बड़ी ताकत हैं। यही नहीं, केजरीवाल ने कहा कि जब अपने ही धोखा देते हैं तो बहुत दर्द होता है। कपिल मिश्रा के आरोपों का जवाब देते हुए केजरीवाल ने कहा कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया ने कोई चोरी नहीं की थी। इससे पहले कपिल मिश्रा पार्टी से निकाले जाने के बाद से ही सीएम केजरीवाल और पार्टी के सीनियर नेताओं के खिलाफ जमकर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन केजरीवाल ने अब तक कपिल के आरोपों पर चुप्पी साध रखी थी। वहीं केजरीवाल की सफाई के बाद सोमवार सुबह कपिल मिश्रा ने फिर उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कपिल मिश्रा ने कहा कि केजरीवाल ना तो सबूतों पर बोले और ना हवाला पर और ना ही काले धन के दस्तावेजों पर। कपिल ने अपने पूर्व नेता पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो न तो अपने सगे संबंधियों के भ्रष्टाचार पर ही कुछ बोल रहे हैं और न ही पार्टी नेताओं के विदेशी दौरों पर उन्होंने कुछ कहा। यही नहीं, केजरीवाल की सफाई पर तंज करते हुए कपिल ने कहा कि जेल में तो शीला दीक्षित भी नहीं है, कालमाड़ी भी नहीं है और यहाँ तक कि दाऊद भी नहीं है। ऐसे में तो केजरीवाल के हिसाब से तो कॉमनवेल्थ, 2G और कोयला जैसा कोई घोटाला भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि जेल में तो कोई भी नहीं है। केजरीवाल जी ने एक बात बोली कि अगर वो बेईमान होते तो जेल में होते, तो जेल में तो शीला दीक्षित भी नहीं है, कलमाड़ी भी नहीं है, दाऊद इब्राहिम भी नहीं है, रेड्डी भी नहीं है। तो अपने आप को उनकी कैटेगरी में रख के नई ईमानदारी शुरू की है अरविंद केजरीवाल जी ने, तो ये ईमानदारी मुबारक। और कपिल मिश्रा ने केजरीवाल का साथ देने के लिए आप नेता कुमार विश्वास को भी कोसा। कपिल ने कहा कि कुमार विश्वास को भले ही ये लग रहा हो कि वो मौन रहकर पार्टी में बने रहेंगे तो ये गलत है। कपिल मिश्रा ने कहा कि कुमार को तो उनसे भी पहले निकाला जाना था, लेकिन दरअसल उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ मतलब कुमार ने नहीं बल्कि कपिल मिश्रा ने केजरीवाल के खिलाफ खुलासा करने जो शुरू कर दिए, इसी की वजह से उनको किनारे कर दिया गया, पार्टी से निकाला नहीं गया। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल रहा हूँ कि कुमार विश्वास जी को ये पता होना चाहिए कि ये छोड़ेंगे तो कुमार विश्वास को भी नहीं, कुमार विश्वास चुप रहेंगे तो भी नहीं छोड़ेंगे। कुमार विश्वास जैसे भीष्म पिता में द्रोण, कर्ण सब दुर्योधन के साथ खड़े हो गए थे, लेकिन ये वो दुर्योधन है जो कर्ण को भी मारेगा। तो कुमार विश्वास को लगता हो कि वो चुप रहेंगे तो बच जाएंगे। मेरे से पहले कुमार विश्वास जी का नंबर था, ये तो मैं घोटाले खोल रहा हूँ, तो कुमार विश्वास जी को 10-15 दिन की मोहलत मिली हुई है। निशाने पे कुमार विश्वास। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें सिर्फ कपिल मिश्रा ही नहीं बढ़ा रहे हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी केजरीवाल पर मानहानि का एक और केस दायर कर दिया है। जेटली ने दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ 10 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा ठोक दिया है।
इससे पहले भी अरुण जेटली ने अरविंद केजरीवाल पर मानहानि का केस कर रखा है, जिसकी सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही है। दरअसल पहले से चल रहे मानहानि मामले में पिछले हफ्ते केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी ने जेटली के लिए धूर्त शब्द का प्रयोग किया था। जेटली के ऐतराज के बाद जेठमलानी ने कहा था कि ये शब्द उन्होंने अपने क्लाइंट अरविंद केजरीवाल के कहने पर कहे थे। इससे पहले सुनवाई के दौरान राम जेठमलानी ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के चरित्र प्रमाण के लिए कहा था कि क्या आपके आचरण का प्रमाण मोदी से लें। वहीं इस पूरे मामले में कोर्ट ने भी जेठमलानी को आड़े हाथों लिया था, जिसके बाद नाराज जेटली ने केजरीवाल पर मानहानि का एक और मामला दर्ज कर दिया है। इससे पहले जेठमलानी को इस केस की फीस सरकारी खाते से अदा करने के मामले में भी केजरीवाल की जमकर किरकिरी हुई थी। तो केजरीवाल की मुसीबतें कमी नहीं हो रही हैं। अरुण जेटली ने एक और केस दायर कर दिया। हालांकि राम जेठमलानी ने जो धूर्त कहा था उस पर केस दर्ज हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं से केजरीवाल के ही वकील अरुण जेटली मानहानि के मामले में उनका पक्ष रख रहे हैं। तो राजपथ में फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें। राजपथ में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। राजपथ में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बदलती दुनिया और इसी बदलती दुनिया के साथ बदलते भारत के दौर की। वो भी एक वक्त था और ये भी एक वक्त है। एक वक्त था जब भारत के परमाणु परीक्षण से खफा अमेरिका ने हिंदुस्तान पर तमाम प्रतिबंध लगा दिए थे और इसी दौर में अंतरिक्ष कार्यक्रमों की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे भारत को रूस ने क्रायोजेनिक इंजन देने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब दौर बदल चुका है और इसी बदले दौर में भारत का स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन से लैस GSLV रॉकेट दोनों देशों के सहयोग से बनने वाले सैटेलाइट को लेकर अंतरिक्ष रवाना होगा। दरअसल दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां नासा और इसरो मिलकर एक सैटेलाइट पर काम कर रही हैं। धरती की निगरानी करने वाला ये सैटेलाइट अब तक का सबसे महंगा सैटेलाइट होगा। इस सैटेलाइट को निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार नाम दिया गया है। खबरों के मुताबिक इस उपग्रह को बनाने में दोनों देश कुल $1.5 बिलियन खर्च करेंगे। ये प्रोजेक्ट नासा और इसरो के बीच पहली बड़ी साझेदारी है। यह सैटेलाइट टू फ्रीक्वेंसी रडार का है, जिसका GSLV बैंड नासा बना रहा है, जबकि S बैंड को इसरो बनाएगा। जानकारी के मुताबिक साल 2021 में निसार सैटेलाइट को भारत अपने ताकतवर GSLV रॉकेट के जरिए लॉन्च करेगा। जाहिर तौर पर यह प्रोजेक्ट भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक नया पन्ना जोड़ेगा। यह सैटेलाइट धरती की बेहतर और ज़्यादा तस्वीरें ले सकेगा। इन तस्वीरों के जरिए टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचलें, ग्लेशियर से पिघलने और उनके बनने की रफ्तार के साथ साथ समुद्री स्तर में उतार चढ़ाव को ज़्यादा सटीक तरीके से समझा जा सकेगा। यानी सैटेलाइट के जरिए पृथ्वी पर बदलाव की रफ्तार और उसके तरीके को दर्ज किया जा सकेगा और इससे आपदाओं के आकार लेने और उनकी वजहों को समझने में भी मदद मिलेगी। खासतौर पर पर्यावरण में आने वाले बदलाव और इससे समाज पर पड़ने वाले असर के बारे में भी जानकारी मिलेगी। गौरतलब कि भारत हाल ही में अपने स्पेस कार्यक्रमों को लेकर चर्चा में रहा है। बीते 5 मई को भारत ने साउथ एशिया सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया था, जबकि बीते फरवरी महीने में भी भारत ने 1004 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च करके एक नया इतिहास रचा था। वहीं अंतरिक्ष में लगातार एक के बाद एक छलांगे लगा रहे भारत के लिए एक और अच्छी खबर है। नासा के वैज्ञानिकों ने खोजे गए एक नए बैक्टीरिया को भारत के पूर्व राष्ट्रपति और अंतरिक्ष वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम का नाम दिया है। अभी तक ये नया जीव सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में ही पाया गया है। नासा के रिसर्च लैब ने अंतरिक्ष यात्राओं पर काम करते हुए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के फिल्टरों में से इस नए बैक्टीरिया को खोजा है। इस बैक्टीरिया एक ऐसे फिल्टर में पाया गया है जो ISS में 40 माह तक रहा था। यह फिल्टर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की स्वच्छता प्रणाली का भी हिस्सा है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के सम्मान में इसे सोलिबैक्यूलस कलामी इनाम दिया गया है। दरअसल कलाम ने साल 1963 में नासा से ही बतौर ट्रेनी अपने कैरियर की शुरुआत की थी।
और अब बात एक ऐसी दिल दहलाने वाली घटना की जिससे हर व्यक्ति इस खबर को देखने के बाद अपने आप को मायूस करेगा, अपने आप को झकझोरेगा। लेकिन क्या जिन लोग इसके जिम्मेदार हैं वो शर्म करेंगे? महाराष्ट्र के उल्लासनगर में मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाला शर्मनाक मामला सामने आया है। यहाँ 2 गरीब बच्चों की नंगा करके जमकर पिटाई की गई। आरोप था कि दोनों ने महज 2 रुपए की मिठाई चुरा कर खा ली थी, लेकिन इस कथित चोरी की सज़ा कुछ ऐसी दी गई कि सुनकर कलेजा पसीज जाता है। दुकानदार ने चोरी के आरोप में बच्चों के सिर मुंडवा दिए, गले में चप्पलों की माला डालकर उनको नंगा कर दोनों की जमकर पिटाई की। इस दौरान वहां खड़ी भीड़ न सिर्फ चुपचाप तमाशा देखती रही, बल्कि वहां मौजूद लोग इस हैवानियत का वीडियो भी बनाते रहे। वही वीडियो हम आपको भी दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से पिटाई के बाद वीडियो बनाया गया। ये देखिए। ये शर्मनाक मामला महाराष्ट्र के उल्लासनगर का है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित बच्चों में से एक बच्चे के पिता की मौत हो चुकी है और वो अपनी मां के साथ मामा के घर पर रहता है। घटना वाले दिन घर पर कोई नहीं था। ऐसे में भूख लगने पर बच्चा पड़ोस में रहने वाले अपने दोस्तों के साथ पास की मिठाई की दुकान पर चला गया। यहाँ बच्चे ने 2 रुपए की चकली चुरा कर खा ली। बच्चों को मिठाई चोरी करते देख दुकानदार भड़क उठा और इन बच्चों के साथ हैवानियत पर उतरा गया। इस काम में दुकानदार के साथ उसके दोनों बेटे भी शामिल थे। परेशान करने वाली बात यह भी थी कि जब बच्चों के साथ दुकानदार बर्बरता की हद कर रहा था तो वहाँ अच्छे खासे लोग मौजूद थे, लेकिन किसी को इन मासूम बच्चों पर तरस नहीं आया। भीड़ सिर्फ मूक दर्शक बनकर इस शर्मनाक घटना का वीडियो देखती रही, वीडियो बनाती रही। घटना का वीडियो वायरल होने पर पीड़ित बच्चों की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सवेरे 9 साढ़े 9 बजे उनके टकला किया है, बाल गंजा किया है और उनको न्याय मिलना चाहिए और जो भी है उनको पकड़ के अंदर डालना चाहिए और मेरे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। और क्या किया? बच्चों लोग के बाल काटे और क्या किया? और चप्पल डाला और घुमाया एरिया में, गली गली में। कपड़े निकाल के किए। देश बचपन सुधार आयोजन कराती है, तमाम एनजीओ काम करते हैं, लेकिन एनजीओ इन सब घटनाओं पर ध्यान क्यों नहीं देते, ये गौर करने वाली बात है। क्या ये वीडियो देखने के बाद कोई एनजीओ उन बच्चों तक संपर्क साधेगा और जिन लोगों ने उनकी पिटाई करी है उनके खिलाफ मामला दर्ज तो हो ही चुका है, लेकिन क्या उस मामले में भी कोई सज़ा ऐसी अख्तियार होती है या उनके खिलाफ एक्शन होता है, ये देखने वाली बात ज़रूर होगी। और अब आपको एक ऐसी खबर की तरफ ले जा रहे हैं जो आपको एक सीख देगी। एक घटना है जिसमें हम आपको बताते हैं कि शांत समझे जाने वाले समुद्री सीलों के साथ छेड़खानी का क्या अंजाम हो सकता है। दरअसल कैलिफोर्निया में एक सी बीच में एक ऐसी घटना हुई जिसे देखकर सब चौंक गए। यहाँ डॉक पर एक लड़की को सील मछली पानी में खींच कर ले गई। उसके बाद एक आदमी फौरन पानी में कूदकर उसे सील की पकड़ से बाहर निकालता है। दरअसल सर्कस सील के नाम से जानी जाने वाली इस सील मछली को डॉक के पास खड़े कुछ दर्शक उकसा रहे थे और उसे देखकर तालियां बजा रहे थे। इसी दौरान एक लड़की डॉक पर बैठ गई। उसके बैठने के कुछ सेकंड बाद ही सील ने एक तेज छलांग लगाई और फिर उसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला था। मछली तेजी से लड़की की ड्रेस को पकड़ उसे पानी में खींच कर ले जाती है। सील के हमले को देखकर वहाँ खड़े लोग चिल्लाने लगते हैं और इसी शोर शराबे के बीच वहाँ खड़ा एक शख्स फौरन ही पानी में छलांग लगा देता है और लड़की को सुरक्षित बाहर निकाल लाता है। बच्ची को बचाने के बाद उस शख्स को भी बाहर निकाल लिया जाता है। हालांकि इस हमले में लड़की और उसे बचाने वाले शख्स दोनों ही सुरक्षित निकल आए, लेकिन वीडियो में साफ दिख रहा है कि अगर ये शख्स वक्त रहते हिम्मत नहीं दिखाता तो बच्ची को नुकसान भी हो सकता था, उसकी जान पर बनाई थी। ये वीडियो शनिवार को यूट्यूब पर पोस्ट किया गया था और अब तक खासा वायरल हो चुका है। सर्कस सील नाम की ये सील मछली समुद्री शेर के नाम से भी जानी जाती है। हालांकि ये मछली खतरनाक नहीं होती, लेकिन ये घटना बताती है कि जंगली जानवरों को उकसाना महंगा पड़ सकता है और उनके करीब होने पर भी सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। तो इस घटना के साथ हम सीख लेते हैं कि जानवरों के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे और ये भी संकल्प लेते हैं कि जानवरों को जबरदस्ती छेड़ेंगे भी नहीं। फिलहाल राजपथ में आज बस इतना ही। हम कल फिर एक मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, कुछ और घटनाएं आपके सामने लेकर के आएंगे। आप जीबीसी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।